हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास आज हम करने वाले हैं 12th पॉलिटिकल साइंस बुक 1 से चैप्टर 1 दैट इज कोल्ड वॉर। और यहां से हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर्स फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशंस। सो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट और एंड हुआ था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था आपका 1939 में और एंड हुआ था आपका 1945 में। डन क्लास। अब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आपका आता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसके बीच हुआ था? तो अक्सर बच्चे लिख के आते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएस और यूएसएसआर के बीच हुआ था, तो जबकि ऐसा नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्लास आपका हुआ था दो ग्रुप्स के बीच, और उन ग्रुप्स का नाम क्या था? एक ग्रुप का नाम था एक्सिस पावर्स, एक ग्रुप का नाम था अलाइड पावर्स। डन क्लास। एक ग्रुप का नाम था एक्सिस, एक का नाम था अलाइड पावर्स। नेक्स्ट हमारा आता है नेम दी एक्सिस पावर्स, कि भाई एक्सिस पावर्स में कौन कौन था? तो क्लास एक्सिस पावर्स में था जापान, इटली और जर्मनी, और अलाइड पावर्स में था क्लास आपका यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस। डन, ठीक है क्लास। नेक्स्ट, यूएस द्वारा जापान पर गिराए हुए बमों के नाम क्या हैं? तो बमों के नाम थे लिटिल बॉय और फैट मैन। और कहाँ गिराए गए थे ये बम? हिरोशिमा, नागासाकी और हिरोशिमा पे ये बम गिराए गए थे। ठीक है, और तभी आपका एंड हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। आइडियोलॉजी क्या है? व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ यूएस एंड यूएसएसआर? तो यूएसए की आइडियोलॉजी है डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म, एंड यूएसएसआर की आइडियोलॉजी है सोशलिज्म और कम्युनिज्म। डन क्लास, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। नेक्स्ट, व्हाट इज कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर एक्चुअल में है क्या? तो ये एक सीरीज है। क्या क्लास? इट इज अ सीरीज ऑफ टेंशन, कंफ्लिक्ट, स्ट्रगल एंड कन्फ्रंटेशन बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर बैक्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव अलाइज। ठीक है, कोल्ड वॉर क्या है? ये एक सीरीज है। अगर यहाँ पे ले देते हैं इट रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ, कुछ और डाल देंगे यहाँ पे सीबीएसई वाले, तो ट्रू फॉल्स में बेटा आपसे ये पूछ सकते हैं। दूसरा, व्हाट इज लॉजिक ऑफ डिटरेंस? लॉजिक ऑफ डिटरेंस क्या है? तो इसका मतलब यहाँ पे आता है कि भाई दोनों पावर्स के पास क्षमता है एक दूसरे पर अटैक करने की, लेकिन कोई भी अटैक नहीं करता, क्योंकि वो जानते हैं अटैक हुआ तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हमारे बीच में शुरू हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कौन से ईयर में हुआ था? तो अक्टूबर 1962 में हुआ था ये। वार्सो पैक्ट कब बना था? 1955 में बना था आपका वार्सो पैक्ट। अगला सवाल, नेम द लीडर्स, कौन कौन से लीडर्स इन्वॉल्व थे बेटा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में? तो क्या बोलोगे आप लोग? यूएसए से थे आपके जॉन एफ कैनेडी, यूएसएसआर से थे बेटा आपके निकिता क्रुश्चेव, एंड बेटा क्यूबा से थे आपके फिदेल कैस्ट्रो। ठीक है, तो ये तीन लीडर्स आपको पता होना चाहिए। आपको ये पूछेंगे आपसे फुल फॉर्म। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नाटो की नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो की साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो की सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बेटा इनकी फुल फॉर्म से आपकी है। अगला आता सवाल हमारा, कितने मेंबर्स थे नाटो में? तो बच्चों नाटो बेटा आपके 12 मेंबर्स थे। ठीक है, नाटो बना कब था आपका? नाटो बच्चों बना था आपका अप्रैल 1949 में। कब बच्चों बना था आपका ये? अप्रैल 1949 में। ठीक है, और 1955 में क्लास बना था आपका वार्सो पैक्ट, और बच्चों वार्सो पैक्ट में आपके 8 मेंबर्स थे। डन क्लास, देयर वर 8 मेंबर्स इन वार्सो पैक्ट। अब वार्सो पैक्ट का मोटिव क्या था भाई? क्यों बनाया गया था? तो भाई इसका मेन मोटिव था टू एनकाउंटर नाटोस फोर्स, नाटो की फोर्सेस को एनकाउंटर करना इसका मेन मोटिव था। डन क्लास। अब फुल फॉर्म क्या है नाम की? फुल फॉर्म नाम की है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, या फिर नॉन अलाइन मूवमेंट थी आपकी ये। अब देखो ये तीन जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है आपकी। ये सुनो ध्यान से। नैम का 14 सबमिट कब और कहाँ हुआ था? 2006 हवाना में। नैम का पहला सबमिट कब और कहाँ हुआ था? 61 बेलग्रेड में। नैम का 17 सबमिट कहाँ हुआ था? 2016 में वेनेजुएला में। और नैम का 18 सबमिट कहाँ हुआ था? 2019 में अजरबैजान में। तो ये चार कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपको इनके आंसर आने चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेशन? क्या होती है आइसोलेशन? सो इट इज रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर्स, दुनियादारी से दूर रहना। व्हाट इज न्यूट्रलिटी? ठीक है ना, कि ये वॉर से दूर रहते हैं, ये दुनिया से कट के रहते हैं, ये वॉर से दूर रहते हैं आपके, ये ठीक है ना। रेफर्स टू अ प्रिंस पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ वॉर।
ठीक है। यूएस और यूएसएसआर के बीच में जो 3 ट्रीटीज पे साइन हुए थे आर्म्स कंट्रोल के लिए, मेन ट्रीटीज वो कौन सी थी? वो थी एलटीबीटी, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, 3 थी ये। अब बच्चों आपका होमवर्क मैं दे रहा हूँ आपको, देखो आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क बहुत सिंपल है कि आपको आपकी चैप्टर 1 के लास्ट पेज पे जो ट्रीटीज दी हुई हैं उन ट्रीटीज की फुल फॉर्म लर्न करनी है, वो ट्रीटीज किसके बीच साइन हुई और वो कब साइन हुई, ये आपको पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द बेटा आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। और क्लास आज हम करने वाले हैं 12th पॉलिटिकल साइंस टर्म 1 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर्स फ्रॉम द चैप्टर एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। आप सभी जानते हो एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आएंगे, लेकिन एमसीक्यूज को डील करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लर्न कर लें 1 मार्कर्स। तो वही 1 मार्कर्स हम डिस्कस करेंगे आज, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर्स हैं। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा आता है वो आता है कि बर्लिन वॉल कब बनी थी? व्हेन बर्लिन वॉल वाज बिल्ट? सो बड़ा सिंपल आंसर है, 1961 में बेटा बनी थी आपकी बर्लिन वॉल। टूटी कब थी? टूटी कब थी? व्हेन बर्लिन वॉल वाज टॉपल्ड? सो इट वाज टॉपल्ड ऑन 9 नवंबर 1989। ठीक है, नवंबर 9 1989 को जो है आपकी वो आपकी बर्लिन वॉल जो आपकी वो तोड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि जो भाई बर्लिन वॉल जो है ये क्या सिंबलाइज करती है, यानी कि क्या शो करती है? सो बर्लिन वॉल सिंबलाइज क्या शो करती है? शो करती है डिवीजन, और यू कैन से सेपरेशन बिटवीन होम, बिटवीन कम्युनिस्ट वर्ल्ड फ्रॉम द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। यानी कि यूएस और यूएसएसआर के जो आइडियोलॉजीज हैं उन आइडियोलॉजीज के बीच जो डिफरेंस है उन डिफरेंस को ये डिवाइड कर रही थी आपकी। ठीक है, बर्लिन वॉल आपकी जो है वो 150 किलोमीटर लंबी थी, इट इज़ 150 किलोमीटर्स लॉन्ग। कितने साल टिकी रही है? तो ये आपकी अराउंड 28 साल तक आपकी ये टिकी हुई थी आपकी ये। ठीक है, बनना शो करता है डिवीजन, तो टूटना क्या शो करेगा? ठीक है, तो बर्लिन वॉल का जो टूटना है वो शो करता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की। जर्मनी जो पहले बट गया था, जो पहले डिवाइड हो गया था, वो अब आपका एक हो चुका है आपका ये। ठीक है, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन क्लास कब हुआ था? 1917 में। कब क्लास? 1917 में हुआ था आपका सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन। अब सवाल ये कि सोशलिस्ट ब्लॉक क्या था? सोशलिस्ट ब्लॉक क्या था? तो भैया जिन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को लिबरेशन मिली थी, किससे? फासिस्ट फोर्सेस से, उन्हीं कंट्रीज को बोला गया था सोशलिस्ट ब्लॉक। ठीक है, या फिर यू कैन से कि सेकेंड वर्ल्ड कंट्री से, इन्हीं को बोला गया था आपका सोशलिस्ट ब्लॉक्स। डन क्लास? तो बड़ा सिंपल सा है क्वेश्चन है, ये आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, अब सोशलिस्ट ब्लॉक जो था वो किससे इंस्पायर था और किसके वो अपोज था, मतलब किसके सपोर्ट में था, के खिलाफ किसके था? तो वो सपोर्ट में था सोशलिज्म के। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग? इट वॉज इंस्पायर्ड बाय सोशलिज्म। ठीक है, एंड इट अपोज टू कैपिटलिज्म। वो कैपिटलिज्म की अपोज, मतलब वो जो है उसके वो आपका खिलाफ था। डन क्लास? ठीक है, अब यूएसएसआर जो था वो आप जानते हो वहां पे 1 पार्टी सिस्टम था। तो कौन सी 1 पार्टी थी जो वहां पे कर रही थी रूल? एंड द आंसर इज कम्युनिस्ट पार्टी जो बेटा वहां पे वो आपकी रूल कर रही थी। यूएसएसआर की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है प्री बोर्ड्स में। सो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये जो है बच्चों ये क्या थी बेटा? ये थी आपकी फुल फॉर्म यूएसएसआर की। इन विच ईयर सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफगानिस्तान? 1979 में उसने इन्वेड किया था। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के पीछे जो हाथ था, किसका हाथ था? वो था व्लादिमीर लेनिन। कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। अगर 1 मार्क ये आ गया तो एमसीक्यू में यहाँ पे दे सकते हैं आपको पुतिन, तो सही आंसर लेनिन है, ना कि पुतिन है। डन क्लास? ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? भाई मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो जनरल सेक्रेटरी थे, किसके? कम्युनिस्ट पार्टी के। कब थे? 1985 में थे। कब थे क्लास? वो आपके 1985 में थे आपके ये। अब इन्होंने 2 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे। सो नेम द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय मिखाइल गोर्बाचेव। तो क्या आंसर है इसका? ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका। डन क्लास? क्या था? ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका। किस ईयर में कूप हुआ था? तख्ता पलट कब हुआ था यूएसआर में, और किस लीडर ने उसके खिलाफ उठाई थी आवाज? तो 1991 में हुआ था कूप, और सब
के खिलाफ तो थे वो थे बोरिस येल्त्सिन। यूएसएसआर से अलग होने वाले पहले 3 रिपब्लिक्स कौन से थे? रूस, बेलारूस और यूक्रेन। डन क्लास, कौन कौन से थे बेटा? रूस, बेलारूस और यूक्रेन थे आपके ये। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ CIS, इट्स कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। किस रिपब्लिक को एक्सेप्ट किया गया था एज अ सक्सेसर टू यूएसएसआर? तो क्या था वो? रशिया। कौन थे वो? रशिया था आपका वो। फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया कौन है? बोरिस येल्त्सिन। कौन है बच्चा आपका वो? बोरिस येल्त्सिन। शॉक थेरेपी आप सभी जानते हैं क्या है, ये एक प्रोसेस था और 1 मार्क पूछ सकते हैं कि इसके पीछे कौन था। तो इसके बेटा पीछे था आपका द वर्ल्ड बैंक था इसके पीछे, प्लस द IMF था बेटा इसके पीछे आपका ये। और क्या था ये? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम अथॉरिटेरियन सिस्टम टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम, ये इसका आंसर है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ रशिया? रूबल। बड़ा आसान है तो सब जानते हैं। अच्छा, किन 2 रिपब्लिक्स के प्रेसिडेंट ने अपने आप को 10-10 सालों के लिए अपॉइंट किया? तो क्या होगा आंसर आपका? तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। कौन था बेटा? तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान था आपका इसका आंसर। मेजर गैस एंड ऑयल प्रोड्यूसर्स ऑफ यूएसएसआर, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है ना, ये 2 यहाँ पर भी देखो हैं, इन्हीं 2 लोगों ने किया था अपने आप को के कंट्रियों ने आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से 2 रिपब्लिक्स में वायलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स हुए थे? कौन थे वो? चेचन्या और दागिस्तान। कौन थे वो? चेचन्या और दागिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट, इन सेंट्रल एशिया किसने विटनेस किया था सिविल वॉर? कौन सा था वो रिपब्लिक और कितने साल का था वो? तो वो था तजाकिस्तान। कौन था बेटा वो आपका? इट्स तजाकिस्तान। 10 साल चला था, 2001 तक उस चला था आपका ये। चेकोस्लोवाकिया कौन से 2 पार्ट्स में हुआ था आपका कन्वर्ट? सो आंसर क्या आपका? चेक्स एंड स्लोवैक्स। ठीक क्लास, चेक्स एंड स्लोवैक्स। नेक्स्ट, नेम द प्रोविंसेस, कौन से प्रोविंस जो है वो अलग हो गए थे यूगोस्लाविया से? सो क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बॉस्निया और हेर्जेगोविना, ये अलग हुए थे आपके ये। अब ये चैप्टर हमारा एंड हो गया यहाँ पे। अब जो टॉपिक था अरब स्प्रिंग वो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से। तो अरब स्प्रिंग कौन सी कंट्री में और कब स्टार्ट हुआ था? तो वो स्टार्ट हुआ था तुनिशिया में स्टार्ट हुआ था और 2009 में स्टार्ट हुआ। 2009 लिख के आना है आपको ये। अच्छा, कॉज क्या था? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अरब स्प्रिंग? क्या बोलेंगे आप? करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इन्फ्लेशन, ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन। डन क्लास, ये आपका आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, अरब स्प्रिंग स्टार्टेड विद द सुसाइड ऑफ मोहम्मद बोजीजी और कब? 14 दिसंबर 2010। यहाँ पे लिख के आना है, ठीक है आपको ये। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, विच कंट्रीज विटनेस प्रोटेस्ट लाइक ट्यूनीशिया? तो क्या बोलेंगे आप लोग? येमेन, अल्जीरिया और इजिप्ट। येमेन, अल्जीरिया और इजिप्ट। किस लीडर की पावर जो थी वो कोलैप्स हुई थी इजिप्ट में बिकॉज ऑफ अरब स्प्रिंग? तो कौन थे वो? थे आपके होस्नी मुबारक। कौन थे बच्चों आपके वो? होस्नी मुबारक आपका ये। लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि लोगों ने प्रोटेस्ट करने के लिए अरब स्प्रिंग के अकॉर्डिंगली कौन सा डे चुना था? इन्होंने चुना था बेटा आपका फ्राइडे। डन क्लास। सो हमारा ये हो चुका है चैप्टर यहाँ पे। अब आप अगर आपको बेटा पसंद आ रही वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इस चैप्टर की वीडियोस को। सी यू सून, थैंक यू सो मच। वेलकम बच्चों टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास आज हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 टर्म 1 बुक नंबर 1 से चैप्टर जिसका नाम है यूएस हेजमनी। अब आप बोलोगे सर चैप्टर तो हट गया है। नहीं, हटा तो है चैप्टर है, लेकिन कुछ पार्ट्स इसके जो है वो एंड ऑफ बायोपोलैरिटी में ऐड कर दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। एंड ऑफ बायोपोलैरिटी प्लस यूएस हेजमनी का मेन टॉपिक। तो सबसे पहला 1 मार्क बनेगा यहाँ पे कि इन विच ईयर इराक इन्वेड कुवैत? किस ईयर पे इराक ने कुवैत पे हमला किया? तो इसका आंसर है बच्चों क्या? बड़ा सिंपल है, इसका आंसर है 1990 अगस्त। कब? 1990 अगस्त में। फिर अगर आपसे पूछें, देखो यहाँ पे ट्विस्ट आ रहा है कि आपसे पूछें ऑपरेशन डायस्टॉर्म कब हुआ था, या फिर फर्स्ट गल्फ वॉर कब हुआ था, या फिर यूएस हेजमनी कब शुरू हुई थी? तो इसका आंसर है 1991। क्या आंसर है इसका?
1991 में शुरू हुई थी आपकी ये। अच्छा, ऑपरेशन डायस्टॉर्म में जो जनरल थे, अमेरिकन जनरल, वो कौन थे? वो थे नॉर्मन स्केचप्रॉफ। कौन थे? नॉर्मन स्केचप्रॉफ। और अगर हम पूछें, वो पूछें आपसे कि ऑपरेशन डायस्टॉर्म में अमेरिका की कितनी % आर्मी गई थी लड़ने के लिए, तो 75% आर्मी जो है वो गई थी लड़ने के लिए इराक से कुवैत को आज़ाद करवाने के लिए। दूसरा, फर्स्ट गल्फ वॉर वाज आल्सो नोन एज, फर्स्ट गल्फ वॉर को हम लोग और क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट गल्फ वॉर को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर वॉर। क्यों? क्योंकि इसमें स्मार्ट बॉम्ब का यूज़ हुआ था। और इसको हम लोग बोलते हैं वीडियो गेम वॉर। क्यों? क्योंकि इसकी जो कवरेज थी ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइव चली थी, मतलब वाइड स्प्रेड टीवी कवरेज हो रही थी आपकी ये। नेक्स्ट सवाल कि इन विच ईयर ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच हैपेंड, कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 1998 में। कब हुआ था ये? 1998 में। और इस दौरान कौन थे प्रेसिडेंट यूएसए के? तो वो थे बिल क्लिंटन। कौन थे? बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। कब से कब तक? 1992 से लेके 2000 तक वो वहाँ के प्रेसिडेंट थे। मतलब वो 2 बार आपके चुनाव वहाँ पे जीत कर आए थे। इनसे पहले थे आपका जॉर्ज बुश थे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे इसके आपके उसके प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे, नाटो ने कब यूगोस्लाविया को बमबारी की थी? तो उन्होंने बमबारी की थी आपका 1999 में इन्होंने आपकी बमबारी की थी। इन विच ईयर अमेरिका फेस्ड 9/11 कब हुआ था अमेरिका में? तो वो हुआ था आपका 11 सितंबर 2001 में। कब? 11 सितंबर 2001 में हुआ था। जो अमेरिकन रिस्पॉन्स था टुवर्ड्स 9/11, तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। क्या था उसका आंसर? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। साथ ही साथ जो अमेरिका लोगों को करके अरेस्ट ले गए थे एक सीक्रेट प्लेस पे, उसका नाम था क्या था? उसका नाम था ग्वांतनामे बे। क्या नाम था उसका? ग्वांतनामे बे, जो कि आपकी क्यूबा में, जहाँ पे इंटरनेशनल लॉस अप्लाई नहीं होते हैं। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कब लॉन्च हुआ था? 19 मार्च 2003 में। कब बच्चों? 19 मार्च 2003 में। और उस समय लीडर कौन थे? सद्दाम हुसैन उस समय लीडर थे आपके ये। फुल फॉर्म ऑफ WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। क्या बच्चों? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। सो क्लास, ये कुछ टॉपिक के हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं 1 मार्कर्स। इस ऐसी चैप्टर्स के 1 मार्कर के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पे आपको कंप्लीट मिल जाएगी प्लेलिस्ट। साथ ही साथ चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं बहुत जल्द हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच क्लास। हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और क्लास आज हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस टर्म 1 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बुक 1 चैप्टर UN एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी जानते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, MCQs आएंगे, तो उनको डील करने के लिए मैं लेके आऊँ आपके लिए इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि UN कब फॉर्म हुआ था? तो क्लास UN आपका फॉर्म हुआ था 1945 24 अक्टूबर। कब हुआ था बेटा फॉर्म आपका? ये 24 अक्टूबर 1945 को आपका UN फॉर्म हुआ था। अगला सवाल, इंडिया ने UN को कब ज्वाइन किया था? तो इंडिया ने बेटा UN को ज्वाइन किया था 30 अक्टूबर 1945 में। कब? 30 अक्टूबर 1945 में इनको उसने आपका ज्वाइन किया था आपका ये। अगला हमारा सवाल क्या आता है कि इजराइल ने लेबनान पे किस ईयर में अटैक किया था? सो इजराइल अटैक लेबनान इन जून 2006, जून 2006 में इसको इन्होंने अटैक किया था आपका ये। IMF की फुल फॉर्म पूछेंगे आपसे, तो फुल फॉर्म क्या है IMF की? फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है बच्चों? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इसका मेन काम क्या, मतलब किस लिए बनाया गया IMF आपका? तो IMF आपका बनाया गया है इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी होते हैं ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनके लिए रेगुलेटरी जारी करना, यानी कि उनको चेक करना कि वो किस तरीके से काम कर रही हैं, क्या काम कर रही हैं, कैसे कैसे काम कर रही हैं आपकी।
ठीक है ना। तो नेक्स्ट, IMF के 2016 में कितने मेंबर्स थे? तो इनके 1, 8, 9 आपके इनके मेंबर्स थे आपका ये। अगला हमारा सवाल आता है कि जो आपका यूएनओ था वो किस ऑर्गेनाइजेशन का था सक्सेसर? तो क्या था? वो था आपका लीग ऑफ नेशंस का, यानी कि 1945 में 1914 से लेके 18 तक आपका बना था, आपका हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो बनाया गया था लीग ऑफ नेशंस ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया और LON यानी कि लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया अपने काम में, तो उसकी जगह बनाया गया था आपका यूएनओ। ठीक है, अब सवाल है यूएनओ कैसे बनाया गया था? तो यूएनओ को, ठीक है, यूएन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय 15 स्टेट्स ने बनाया था। यूएनओ कैसे बनाया था? बाय साइनिंग यूएन चार्टर। यूएन चार्टर पे साइन करके यूएन को बनाया गया था 51 कंट्रीज के द्वारा। अगला सवाल, हाउ मेनी कंट्रीज साइन यूएन चार्टर? कितनी कंट्रीज साइन किया था आपका? 51 कंट्रीज ने यूएन चार्टर को आपके साइन किया था। डन क्लास। दूसरा, आज के डेट में यानी कि प्रेजेंट और 9th सेक्रेटरी जनरल कौन है यूएन के? तो वो हैं एंटोनियो गुटेरेस और ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं आपको। ये यूएन में 2011 में कितने मेंबर्स थे? तो यहाँ पे आपके 193 आपके मेंबर्स थे। डन क्लास। तो हमारे बेटा 11 सवाल हम लोगों ने कर लिए। अगला सवाल जो हमारा आता है वो आता है क्या कि जो आपका यूएन है, जो आपका यूएन है वो तो रिफॉर्म्स चाहता है। तो वो रिफॉर्म्स कौन कौन से रिफॉर्म्स है आपका ये? ठीक है, तो भाई एक तो वो बोलता है क्या, एक तो वो बोलता है आपका रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, प्लस वो चाहता है रिव्यू करना। मतलब जितने भी अब तक फैसले हुए हैं ना, जितने भी अब तक बेटा फैसले हुए हैं यूएन में, उन सबको जो सिक्योरिटी काउंसिल ने लिया उन सबका एक बार वो रिव्यू करना चाहता है। 2 तरह के रिफॉर्म चाहता है, एक तो जो उसका स्ट्रक्चर है उसको रिफॉर्म बदलना, और साथ ही साथ उनके सारे फैसलों को रिव्यू करना वो आपका चाहता है। आपसे बच्चों फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो फुल फॉर्म आपके सामने है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, UNHCR दोनों में अलग अलग है, सेम नहीं है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आपका, WTO क्लास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नजर आएंगे आपको, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये क्लास आपकी हो चुकी हैं फुल फॉर्म्स जो आपके एग्जाम में आपसे पूछ जा सकती हैं 1 मार्क में। दूसरी बात, यूएन की जनरल असेंबली ने एक पास किया था रेजोल्यूशन, वो क्या था, वो कब हुआ था पास? वो पास हुआ था 1992 में। कब क्लास बेटा हुआ था पास आपका ये? 1992 में। और इसमें 3 कंप्लेंट्स थी। वो 3 कंप्लेंट्स क्या थी? वो 3 कंप्लेंट्स ये थी कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। दूसरा, जो फैसले हैं, किसके फैसले हैं? जो बेटा आपके सिक्योरिटी काउंसिल के जो आपके फैसले हैं वो सिर्फ वेस्टर्न वैल्यूज़ और वेस्टर्न इंटरेस्ट की बात करते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या आता है आपका कि यहाँ पे बिल्कुल भी इक्वलिटी नहीं, यानी कि इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। डन क्लास, ये हमारा हो चुका है। नेक्स्ट हमारा आता है 16 क्वेश्चन आपका, विच लीडर इनिशिएटेड एन इंक्वायरी इनटू हाउ द यूएन शुड बी रिफॉर्म्ड? किस पर्सन ने कहा था कि भाई जो एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि यूएन कैसे रिफॉर्म हो? तो वो कहा था आपका कोफी अन्नान ने। किसने कहा था क्लास? आपका कोफी अन्नान ने। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक कब बना था? तो ये बना था आपका 1944 में। ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक का जो एक्टिविटी होती है, मेन एक्टिविटी होती क्या है? तो वर्ल्ड बैंक्स एक्टिविटीज़ आर फोकस्ड ऑन डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज फोकस रहता है उसके ऊपर, ये मेंबर कंट्रीज को लोन दिलवाती हैं और ये लोग जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, मानव विकास के लिए। अब काम आपके क्या है? वीटो पावर आप सभी जानते हैं क्या होती है। वीटो पावर एक तरह की नेगेटिव पावर होती है, उसका मेन काम क्या होता है? किसी भी फैसले को रोकना। WTO कब बना था? व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1995 में WTO बेटा आपका जो है वो बनाया गया था। अब इसका पर्पस क्या था? भाई ये पूरे वर्ल्ड में जो व्यापार होते हैं, जो ग्लोबली होते हैं ट्रेड, उन सब के लिए आपका ये रूल्स को सेट करता है आपका ये। IAEA कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1957 में। कब क्लास बेटा हुआ था आपका ये इस्टेब्लिश? आपका 1957 में। और इसका पर्पस क्या है?
इसका पर्पस क्या होता है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता है। इसका पर्पस होता है कि पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जो बना रहे हो आप लोग, जो भी आप बना रहे हो न्यूक्लियर एनर्जी, वो आप पीसफुल यूज के लिए बनाओ, ना कि वो आप मिलिट्री पर्पस के लिए उसको आप ना यूज करो। डन क्लास। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? देखो अगर आपने देख करते हो प्री बोर्ड, तो बच्चों आपके प्री बोर्ड्स में इसको क्वेश्चन को पूछा गया बार बार आपका ये, ठीक है। तो सवाल ये है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है क्या? व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल? सो ये एक एनजीओ है जो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। समझ में आ गया आपका ये? कितने मेंबर्स हैं? हाउ मैनी टेम्पररी एंड परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल? कितने हैं? 5 परमानेंट हैं आपके और 10 आपके नॉन परमानेंट आपके इसमें मेंबर्स हैं आपके ये। अब जो परमानेंट है वो कौन कौन से हैं? वो बच्चे आपके हैं यूएस, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। ये बेटा आपके 5 आपके यहाँ पे मेंबर्स हैं जो आपकी बात करते हैं। दूसरी बात, यूनिसेफ कब हुआ था स्टैब्लिश? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। 11 दिसंबर 1946 में आपका यूनिसेफ स्टैब्लिश हुआ था। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? तो बच्चों इसके बेटा हेडक्वार्टर्स हैं आपके न्यूयॉर्क में, यूएसए में इसके हेडक्वार्टर्स हैं आपके ये। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम क्या है? जो बच्चों के लिए इमरजेंसी फंड्स इकट्ठे करना और डेवलपमेंट करना ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड की जो बच्चे हैं उनके लिए डेवलपमेंट में काम करना, उनके लिए जमा करना पैसे, इनका मेन काम आपका होता है। दूसरा, यूनेस्को वाज फाउंडेड 4 नवंबर 1946 में आपका यूनेस्को जो आपका वो फाउंड हुआ था आपका ये। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? इसके बेस्ट हेडक्वार्टर आपके पेरिस फ्रांस में है। और इसका एजेंडा क्या है? इसका मेन मुद्दा होता है टू प्रमोट, ये एजुकेशन को, साइंस को, सोसाइटी को, कल्चरल कम्युनिकेशन को ये प्रमोट करना चाहते हैं आपका ये। हमारे आखिरी क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे आते हैं वो क्या आते हैं हमारे कि ILO जो है वो कब बना था आपका ये? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना था आपका अक्टूबर 1919 में। इसके हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो वर्कर काम कर रहे हैं, जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनके लिए सही तरीके से सही कंडीशंस को बनाना, साथ ही साथ एक स्टैंडर्ड सेट करना कि भाई कोई कितने घंटे काम करेगा, कोई कैसे काम करेगा, क्या है क्या नहीं है आपका ये। लास्ट क्वेश्चन जो बेटा आपका आता है वो 2 क्वेश्चन बेटा आपके बनते हैं यहाँ पे आपकी। तो वो ये सेंटेंस किसने बोले थे? ये आपको पता होना चाहिए, सेंटेंस बहुत ज़रूरी है। यूएन जो बनाया गया है वो बनाया गया है ह्यूमैनिटी से, मतलब ह्यूमैनिटी नहीं बनाया, वो बनाया गया कि भाई इंसान को जन्नत नहीं मिलेगी लेकिन इंसान को नरक से बचाएंगे। ये कहा था डैग हैमरस्कॉल्ड ने। जॉर्ज बेटर देन वॉर किसने कहा था ये कहा था चर्चिल ने। अब ये जो पूरी कहानी है, बेटर टू हैव वन प्लेस टुगेदर, पूरे वर्ल्ड में टुगेदर रहो, ये कहा था शशि थरूर ने। किसने बेटा कहा था आपका? ये बेटा कहा था आपका शशि थरूर ने। 3 सेंटेंस है। सेकंड सेक्रेटरी जनरल कौन थे यूएन के? डैग हैमरस्कॉल्ड। और भाई एटम्स फॉर पीस जब बात थी ये इसको इम्प्लीमेंट कराने में कौन संस्था थी? वो थी आपकी IAEA, ठीक है ना। तो इन्होंने ही कराई थी, IAEA इन्होंने आपका करवाया था आपका ये। सो क्लास आई होप आपको समझ में आ गया हो। 38 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं इस चैप्टर से। बहुत ज़रूर बेटा आपको यहाँ से कुछ नजर आएंगे अपनी किताब में। सी यू सून क्लास। हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और क्लास आज हम करने वाले हैं 12th पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 चैप्टर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन जो आपको आपके टर्म 1 में बोर्ड एग्जाम में ज़रूर नज़र आएंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट अपने 1 मार्क क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने है, नेम द फेमस स्पीच गिवन बाय नेहरू ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि जब हमको आज़ादी मिलती थी तो उस समय हमारे फर्स्ट PM जो थे उनके द्वारा दिए गए भाषण का नाम लिखें। तो क्या नाम था? उसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है। या पूछ सकते हैं आपसे कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो था भाषण, ये फेमस स्पीच दी थी किसने? तो कौन थे? वो थे आपके पंडित नेहरू। 1 नंबर पक्का हो जाएगा यहाँ पे अगर आपने सवाल यहाँ पे आ गया तो। दूसरा, हु गेव टू नेशन थ्योरी? टू नेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? या पूछेंगे आपसे कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कौन सी थ्योरी को कहा था? तो आपका आंसर क्या होगा? टू नेशन थ्योरी इट वाज गिवन बाय मोहम्मद अली जिन्ना एंड ही बिलोंग्स टू मुस्लिम लीग। ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी उस समय की, ठीक है। नेक्स्ट, अब सवाल आता है कि टू नेशन थ्योरी थी तो थी क्या थी ये टू नेशन थ्योरी? तो भाई टू नेशन थ्योरी बोलती है इंडिया इज नेशन ऑफ नॉट वन
भारत जो देश है वो किसी एक का नहीं, दो कम्युनिटीज़ का देश है। कौन कौन सी? हिंदूज और मुस्लिम। इसीलिए दो डिफरेंट नेशंस की जो है वो अलग अलग कंट्री होनी चाहिए। दो डिफरेंट जो आपकी कम्युनिटीज़ हैं, जो दो आपके धर्म हैं, उनके अलग अलग देश होने चाहिए। भारत एक नहीं, दो धर्मों का देश है, हिंदू और मुस्लिम, इसलिए दोनों के लिए, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान होना चाहिए। यानी कि टू नेशन थ्योरी जो है वो सेपरेट नेशन यानी कि पाकिस्तान की डिमांड मुस्लिम्स के लिए वो कर रही थी। अगला हमारा क्वेश्चन जो आता है वो आता है फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? हु इज़ नोन एज फ्रंटियर गांधी? तो आपका आंसर क्या होगा? खान अब्दुल गफ़ार खान। क्या बोलेंगे? खान अब्दुल गफ़ार खान। या आपसे पूछ सकते हैं कि खान अब्दुल गफ़ार खान का दूसरा नाम क्या था? तो क्या था नाम? फ्रंटियर गांधी। क्या नाम था? फ्रंटियर गांधी। NWFP की फुल फॉर्म क्या थी? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। क्या थी क्लास? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस बोलते हैं NWFP को। साथ ही साथ में आपसे पूछ सकते हैं कि प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो कितने थे हमारे इंडिया में, हमारे आज़ाद भारत में के बाद, आज़ादी के बाद भारत में कितने प्रिंसली स्टेट्स? तो आंसर विल बी 565 प्रिंसली स्टेट्स थे हमारे इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है व्हाट इज ब्रिटिश पैरामाउंटेसी। आप सभी जानते हो कि प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर उन्होंने, प्रिंसली स्टेट्स के प्रिंसेस ने, किंग्स ने या क्वींस ने अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल था अंग्रेजों का। तो वो जो कंट्रोल था उसी को बोला गया ब्रिटिश पैरामाउंटेसी, यानी कि द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स ओवर इंटरनल अफेयर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इज नोन एज ब्रिटिश पैरामाउंटेसी और सुजैनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ये आपका 1 मार्क यहाँ से हो गया। अब क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था आपका? तो भाई जिन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया का मेंबर बनना था, दोज हु वांट टू बी द मेंबर ऑफ इंडियन यूनियन, दे हैव टू साइन एन एग्रीमेंट एंड दैट एग्रीमेंट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। यानी कि इट इज एन एग्रीमेंट साइंड बाय स्टेट्स टू ज्वाइन यूनियन ऑफ इंडिया। भारत को ज्वाइन करने के लिए जिस एग्रीमेंट पे साइन करना था उसे हम लोग कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। हु वाज द लीडर ऑफ हैदराबाद? हैदराबाद के लीडर का नाम बताओ। निज़ाम, या पूछेंगे निज़ाम कौन सी रियासत का, कौन से प्रिंसली स्टेट का लीडर था? तो क्या था आपका? हैदराबाद। किस ईयर में निज़ाम ने इंडिया के साथ में एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे साइन किया था? वो था नवंबर 1947। कब? नवंबर 1947। और उसके लाल अराउंड 10 महीने बाद यानी कि सितंबर 1948 में हैदराबाद इंडिया से साथ मर्ज हो गया था। इसके निज़ाम की एक थी आर्मी, आर्मी। निज़ाम की आर्मी का नाम भी बताओ मुझे आप। तो निज़ाम की आर्मी का नाम था क्या? रजाकार्स। डन क्लास। क्या था उसका? रजाकार्स आपका ये। नेक्स्ट, मणिपुर के राजा का नाम बताओ। हु वाज द किंग ऑफ मणिपुर? तो महाराजा बोध चंद्र सिंह। कौन थे बच्चा? महाराजा बोध चंद्र सिंह। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के नाम पे पहला स्टेट जिसने इलेक्शंस कंडक्ट करे थे वो था आपका मणिपुर। कौन था बेटा? वो था बेटा आपका मणिपुर। किस ईयर में, इन विच ईयर मणिपुर जॉइन इंडिया? कौन सी ईयर में मणिपुर ने इंडिया को बेटा ज्वाइन किया था? 1949 में। तो देखो ना, ये मणिपुर के बारे में यहाँ पे जो आपके वो 3 आपके क्वेश्चंस बन गए। एक और चीज़, ठीक है, कौन से ईयर में मणिपुर में इलेक्शंस कराए गए थे? तो क्या था वो? वो था आपका जून 1948। कब बच्चों? जून 1948 में इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए थे मणिपुर में। अब अगला सवाल हमारा आता है कि विशाल आंध्रा मूवमेंट क्या था? तो भाई देखो, आप जानते हो कि विशाल मूवमेंट जो था वो एक डिमांड कर रहा था। क्या डिमांड कर रहा था? द मूवमेंट डिमांडेड सेपरेट स्टेट फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल। जो लोग तेलुगु बोलते हैं, ठीक है, तो भैया उनको अलग स्टेट की डिमांड थी। और कौन से लीडर की डेथ हुई थी? विशाल आंध्रा मूवमेंट में कौन से लीडर की डेथ हुई थी? तो पोटी श्री रामुलु। कौन थे बच्चा वो आपके? पोटी श्री रामुलु। लैंग्वेज पे बनाया हुआ पहला स्टेट, विच फर्स्ट स्टेट was formed on the basis of language? तो क्या बोलोगे आप? it was आंध्र प्रदेश। और कब बनाया गया था? 1952 में। कब क्लास? 1952 में क्लास ज्वाइन को आपका बनाया गया था। अब जब एक स्टेट बनाया गया लैंग्वेज के बेटा बिहार पे, तो और स्टेट ने डिमांड करी कि भाई हमको बना के दो। तो इनके लिए बनाई गई थी एक कमीशन जिसका नाम था SRC। कब बनाई गई थी ये?
1953 में। क्यों बनाई गई थी ये? बाउंड्रीज, स्टेट्स की बाउंड्रीज को दोबारा से रीड्रॉ करने के लिए, समझे। 1953 में बनाया गया था एसआरसी को। क्यों बनाया गया था? स्टेट्स की बाउंड्री को रीड्रॉ करने के लिए। दूसरा, इन विच ईयर, कौन से ईयर में एसआरसी एक्ट पास हुआ था? वो था आपका 1956 में। कब था बेटा? 1956 में, ठीक है। अब जब एसआरसी का एक्ट हुआ तो उसने अपनी रिकमेंडेशंस दी, तो उसकी रिकमेंडेशन क्या बोलती है? क्या उसने बोला? तो उसने बोला कि भाई बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट शुड रिफ्लेक्ट द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, मतलब कि इतने एरिया में जो भाषा बोली जा रही है उस भाषा के आधार पे उसको बनाएंगे। जैसे कि मैंने बोला बंगाली तो बंगाल बन गया, गुजराती तो गुजरात बन गया, ऐसी ऐसी बात इनको बनाएंगे थी। जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया भाई, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी इस चैप्टर से। जैसे कि मैंने बोला कि 1960 में कौन से 2 स्टेट बनाए गए थे? तो क्या थे वो? गुजरात और महाराष्ट्र। 1966 में पंजाब से कौन से 2 अलग राज्य बने थे आपके? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। असम से मेघालय कब निकला? 1972 में निकला, ठीक है। किस ईयर में मणिपुर त्रिपुरा अलग स्टेट बनाए गए थे? 1972। मतलब कि ये देख लो ना, ये मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, ये कब हुए थे अलग अलग? 1972 बेटा आपका ये अलग हुए थे। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम कब बने? 1987 में। और नागालैंड कब बना था? 1963 में। ऐसे पूछ सकते हैं आपसे कि आपके सामने लिख देंगे इसका नाम 1963 बेटा कौन सा स्टेट बनाया गया था, तो आप बताना चाहिए आपको नागालैंड में। 2000 यानी कि आज से 21 साल पहले कौन से 3 राज्य हमारे सामने आए थे? तो कौन थे वो? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। साथ ही साथ लेटेस्ट, सबसे पहले तो लेटेस्ट जो हमारा स्टेट अभी बनाया गया है पिछले 7 सालों में, वो आपका कौन है? वो आपका है 2 जून 14 को तेलंगाना बनाया गया था आपका ये। टर्न क्लास। अब हमारी कंट्री के डिप्यूटी पीएम और होम मिनिस्टर कौन थे? वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो थे, इन्होंने सत्याग्रह भी इन्होंने का मतलब ये उसमें इन्वॉल्व थे। तो कौन से थे इन्वॉल्व? ये इन्वॉल्व थे खेड़ा बारडोली सत्याग्रह में। खेड़े वाला हुआ था 1918 में और ये हुआ था 1928 में क्लास। साथ ही साथ अगर हम देखना यहाँ पे चाहें तो कौन से 3 स्टेट प्रिंसली स्टेट्स बेटा बनाए, मतलब जो थे वो दिक्कत कर रहे थे इंडिया को ज्वाइन करने के लिए, तो क्या बोलोगे आप लोग? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ये क्वेश्चन बहुत बार नज़र आया होगा आपको आपके प्री बोर्ड्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। दूसरा, हमारे जो पटेल साहब है उनको हम लोग बोलते हैं एनसीआर। तो एनसीआर का मतलब क्या है? तो बेटा मतलब होता है एनसीआर का नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट और रियलिस्ट। और हमारे कंट्री के जो लॉ पुरुष हैं, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही नाम जो है वो उनका लॉ पुरुष है। डन क्लास। सो आई होप आपको जो है हमारा ये 1 मार्क जो चैप्टर है आपको समझ में आ गया होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है यार कि आपके टर्म 1 में आपको ये पूरी तरह से हेल्प करेगा। मिलते हैं बेटा बहुत जल्द आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और क्लास आज हम करने वाले हैं 12 पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 चैप्टर प्लान डेवलपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चंस। आपके पेपर में आपको मिलेंगे एमसीक्यूज, लेकिन हम आपको क्वेश्चन का सीधा आंसर देंगे ताकि आप लर्न करके एमसीक्यू को सिर्फ 5 सेकंड में सॉल्व कर सकें। तो बहुत ही हमारा आसान का आज का एक कंसेप्ट है। हमारा कंसेप्ट जो शुरू होता है वो शुरू होता है ये। चलो मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बोलता हूँ। इंडिपेंडेंस के बाद हमारे इंडिया ने बनाया था प्लानिंग कमीशन। क्या बनाया था? प्लानिंग कमीशन। और उस प्लानिंग कमीशन में इंडिया ने 5 ईयर प्लान्स को एडॉप्ट किया था। लेकिन आज़ादी के माने कि आज़ादी के 60 साल बाद, 65 ईयर्स बाद मोदी जी ने सोचा कि भाई ये तो हो गया पुराना, प्लानिंग कमीशन जो हो चुके पुराने, तो हम लोग अब कुछ नया लेके आते हैं। तो वो लेके आए थे नीति आयोग। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको नीति आयोग के बारे में ही पढ़ना है। तो भाई फर्स्ट वाइस चेयरमैन कौन थे नीति आयोग के? और इसका आंसर है अरविंद पनागड़िया। करंट अब आज की डेट में कौन है? इज द करंट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? सो वो है डॉक्टर राजीव कुमार जो है वो आपके
करंट वाइस चेयरमैन है। अब सवाल ये कि जो वाइस चेयरमैन होता है उसकी अपॉइंटमेंट कहाँ से होती है, यानी कि हु अपॉइंट, उसको अपॉइंट करता कौन है, तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन को हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट करते हैं। साथ ही साथ अब प्राइम मिनिस्टर हैं क्या, खुद क्या है वो, सो भैया अगर पूछें हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, वो खुद एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। ये नीति आयोग बना कब था, तो नीति आयोग बना था आपका 1 जनवरी 2015। कब बना था क्लास, 1 जनवरी 2015। इससे पहले इंडिया में क्या था, इससे पहले बच्चों इंडिया में था प्लानिंग कमीशन। डन क्लास। अब जो नीति आयोग है वो कौन सी अप्रोच को अडॉप्ट करता है, तो आंसर है इसका बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच इसका नाम है। फुल फॉर्म क्या है नीति की, बहुत ज़रूरी यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये। सो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, कौन सी पॉलिसी अपनाई थी नीति आयोग ने, तो मेक इन इंडिया पॉलिसी जो है वो अपनाई गई थी आपकी में नीति आयोग के द्वारा आपका ये। अगला सवाल, 2 फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो नीति आयोग सर्व्स एज अ थिंक टैंक टू प्रमोट, क्या प्रमोट करना है, कोऑपरेटिव फेडरेशन, यानी कि सारे राज्य जो है वो कोऑपरेट करें, वेयर गवर्नमेंट खुद क्या है, गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर, मतलब गवर्नमेंट जो है वो सारे स्टेट्स को फैसिलिटीज़ जो है वो करवा रही है प्रोवाइड, ताकि देश में जो है वो सब कुछ सारे जो है वो एक साथ बढ़े आपका ये। अब संभाल के यहाँ की प्लानिंग कमीशन क्यों उठाया गया और नीति आयोग को बेटा क्यों लाया गया, तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, टू मोर पुश वार रिक्वायर्ड टू कोप विद द प्रेसिंग चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट। भाई वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में अब नहीं चलने वाला था प्लानिंग कमीशन, सो हमने प्लानिंग कमीशन को कर दिया बाय, और हमने नीति आयोग को अपना लिया आपका ये। डन क्लास। सो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 1 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर प्लान डेवलपमेंट। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का 12th पॉलिटिकल साइंस टर्म 1 MCQs के 1 मार्कर सीरीज में, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के 1 मार्क क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन जो कराऊंगा मैं आपको 1 मार्कर, वो एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। अब चाहे वो आपके MCQ में आए, चाहे वो आपके केस स्टडी में आए, चाहे फिर वो आपके एजर्शन रीजन में आए, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका जो कंसेप्चुअल वीडियोस है वहाँ से, और 1 मार्कर जो है वो आपको यहाँ से हो जाएंगे, तो घबराने की आपको टेंशन नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको घबराने की। ठीक है भाई, तो करते हम लोग स्टार्ट अपना आज का टॉपिक, और टॉपिक है हमारा इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। सवाल पूछा जाएगा आपसे कि भाई कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन सा आर्टिकल है जो DPSP की बात करता है, और उसका आंसर क्या है, उसका आंसर है आपका आर्टिकल नंबर 51। विच आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 51। हु क्रिएटेड इंडियन नेशनल आर्मी, या इंडियन नेशनल आर्मी किसने क्रिएट किया था, या सुभाष चंद्र बोस किसके थे क्रिएटर, तो आपका आंसर है INA को फॉर्म किया था आपका सुभाष चंद्र बोस ने, आपकी NCERT के अकॉर्डिंग आपका ये। इंडियाज़ की बात करें, आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्वेश्चन हमारा आएगा कि जो नेहरू थे हमारी कंट्री के फर्स्ट PM, उनकी फॉरेन पॉलिसी के कौन से थे 3 मेजर ऑब्जेक्टिव, क्या थे उनके ऑब्जेक्टिव्स, तो क्या आंसर रहेगा भाई, जो मुश्किल से मिली है हमको सॉवरेनिटी, टू प्रिजर्व हार्ड अर्न्ड सॉवरेनिटी, टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, मुश्किल से मिली हुई आज़ादी को संभाल के रखना, जो देश की एकता है, जो देश की बाउंड्रीज़ हैं उसको सही से रखना संभाल के, साथ ही साथ देश को इकोनॉमिकली ग्रो करवा देना। नेक्स्ट हमारा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात किया जाए तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के 2 मेन एम क्या थे, तो एक तो एम था एफ्रो एशियन यूनिटी, यानी कि जो कंट्रीज़ अफ्रीका में हैं, जो कंट्रीज़ एशिया में हैं, उनके बीच में एकता बनाना, उनके बीच यूनिटी करना, साथ साथ जो 2 कैंप कौन कौन से, एक है आपका US और एक है आपका USSR, उन दोनों कैंप्स के बीच में क्या करना, दोनों कैंप्स के बीच में
थोड़ा सा डिस्टेंस रखना आपका। दूसरी बात 1 मार्क्स में, ब्रिटेन ने इजिप्ट पे अटैक कब किया था? 1956 में। और उसी ईयर में यानी कि यूएसएसआर ने हंगरी पे इन्वेड कब किया था? 1956 में। व्हेन इंडिया ने कब एक एशियन रिलेशन को लेकर कॉन्फ्रेंस मीटिंग की थी? उन्होंने मीटिंग की थी कब? 1947 में। कब क्लास? 1947 में की थी। महीना क्या था? मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताओ कौन सा मंथ था आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 1955 में जो आपकी क्वेश्चन आपका आएगा कि 1955 में कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी, या फिर दे विल आस्क यू इन विच ईयर बांडुन कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो आंसर विल बी 1955। चाइनीज़ रिवॉल्यूशन कौन से ईयर में हुआ था? तो चाइनीज़ रिवॉल्यूशन हुआ था आपका 1949 में। कब क्लास? 1949 में। साथ ही साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नेहरू और चाइना के प्रीमियर जाओ एनलाइन ने पंचशील ट्रीटी पे कब साइन किए थे? तो क्या था ईयर आपका? 1954। मंथ क्या था? कमेंट सेक्शन में बताओ, करे कमेंट आपकी, मंथ क्या था आपका ये। दूसरा, चाइना ने तिब्बत पे कब कब्जा कर लिया था? 1950 में। ठीक है। दलाई लामा इंडिया में कब आए थे शरणार्थी के रूप में, एज अ रिफ्यूजी? दलाई लामा इंडिया बेटा कब आए थे? वो आए थे 1959 में, इन 1959। फुल फॉर्म क्या है नेफा की? नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। क्या है बच्चा? नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। नेक्स्ट पॉइंट पे, चाइना और इंडिया के बीच में जो डिस्प्यूट की थी रीजन्स, 2 रीजन्स, वो कौन कौन सी थी? एक थी आपकी अक्साई चीन एरिया और एक था आपका अरुणाचल प्रदेश। 1 और 2। चाइना ने अटैक कब किया इंडिया के ऊपर? अक्टूबर 1962। अच्छा, अक्टूबर 1962 में एक और हुआ था मामला, एक और इवेंट हुआ था। बताओ, कमेंट करो क्या हुआ था वो, जिसको आता आंसर। कम्युनिस्ट पार्टी कब हुई थी स्प्लिट 2 पार्ट्स में? 1964 में बेटा वो आपके जो है वो आपकी स्प्लिट हो चुकी थी आपकी ये। नेहरू और आयूब खान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई थी? 1960 में। कब क्लास? 1960 में। कौन से 2 एरियाज़ पे पाकिस्तान ने अटैक किया था 1965 में? तो क्या आंसर है इसका? रन ऑफ कच्छ का एरिया जो गुजरात में है और आपका जम्मू और कश्मीर। ठीक है, रन ऑफ कच्छ का एरिया और आपका जम्मू और कश्मीर। ताशकंद एग्रीमेंट कब हुआ था साइन बेटा? जनवरी 1966 में। कब बेटा? जनवरी 1960 बेटा 6 में आपका ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है। जो आपका एग्रीमेंट था ये किसकी भी साइन हुआ था? तो ये बेटा साइन हुआ था आपका लाल बहादुर शास्त्री और जनरल आयूब खान के बीच में। इन दोनों बेटा लीडर्स के बीच में आपका जो है ये साइन हुआ था आपका ये। अवामी लीग के लीडर कौन थे? जो ईस्ट पाकिस्तान में पार्टी हुई थी फॉर्म, जिसका नाम था अवामी लीग, उसके लीडर बेटा कौन थे? शेख मुजीब उर रहमान। कौन थे बच्चों लीडर आपके उसके? शेख मुजीब उर रहमान। ठीक है। यूएस के 1971 में प्रेसिडेंट कौन थे? हुआ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इन 1971? आंसर इज रिचर्ड निक्सन। कौन थे बेटा? रिचर्ड निक्सन। किस पर्सन ने चाइना में एक सीक्रेट एंट्री की थी 1971 में? क्या आंसर है इसका? हेनरी किसिंगर। कौन है बेटा? हेनरी किसिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिमला एग्रीमेंट किस डेट पे बेटा साइन हुआ था आपका? 3 जुलाई 1972 में। कब? 3 जुलाई 1972 में। शिमला एग्रीमेंट किन के भी साइन हुआ था आपका? सो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच बेटा जो आपका वो हुआ था साइन शिमला एग्रीमेंट। इंडिया का पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कब हुआ था? 1974 में। कब क्लास हुआ था? 1974 में। भाई भारत ने जो ये अपनी पॉलिसी वाया जो हमारे पहले पॉलिसी कि हम लोग पहली बार यूज़ नहीं करेंगे, ये पॉलिसी को हम लोगों ने चेंज किया। हमने बोला हम लोग रिव्यू करेंगे और ये चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि भैया भारत की जो सिक्योरिटी है उस पर अब खतरा बढ़ रहा है। तो हम लोग कब तक शांत होकर बैठे रहेंगे कि भाई हम कभी यूज़ नहीं करेंगे? अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो डेफिनेटली हम भाई यूज़ करें। क्या यूज़ करेंगे? न्यूक्लियर पावर को हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं, न्यूक्लियर बमों को यूज़ कर सकते हैं हम लोग। दूसरा, भारत अपने आप को कहाँ चाहता है देखना? इंडिया वांट टू बी इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया बेटा जो है अपने आप को वो यहाँ पर देखना चाहता है।
फुल फॉर्म क्या है CTBT की? तो फुल फॉर्म है कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। क्या बेटा फुल फॉर्म है आपकी? ये कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी आपकी फुल फॉर्म है। इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो क्या चाहती है, ठीक है ना, तो वो चाहती है, हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारे क्षेत्रों में डिसआर्मामेंट हो, यानी कि हम लोग हथियारों को त्याग दें, यानी किसी एक के पास ना, अब मतलब सबके पास ना हो, ऐसे नहीं किसी एक के पास, किसी एक के पास नहीं, सबके पास में हथियार हो ही ना। और जब हथियार होंगे ही नहीं तो ऑब्वियस बात है झगड़े आपके जो होंगे वो क्या होंगे, झगड़े आपके कम हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स कम होंगी, लोग कम मारे जाएंगे आपके। ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी में सबसे मेन फैक्टर्स वही घूम फिर के आते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन, इंटरनेशनल बाउंड्रीज की प्रोटेक्शन करना और नेशनल इंटरेस्ट करना। दूसरी बात भाई, इंडिया के ऊपर इंडो चाइना जो कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे उसका अपोजिशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा था, तो जो था आपका CPI, जो CPI था जो सोवियत उनके बेटा फेवर में था, वो अब कांग्रेस के साथ जो है वो आ गया था, उसके वो नज़दीक में आ चुका था आपका ये। और अंतिम सवाल हमारा क्या आता है कि फुल फॉर्म क्या होती है NSG की, तो फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सप्लायर्स ग्रुप। क्या बेटा? नेशनल सप्लायर्स ग्रुप। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। 1 मार्क्स हम लोगों ने कर लिए हैं इस चैप्टर के। आई होप आपको ये समझ में आ गए हैं और आपको सिर्फ लर्न करना है, जितना आप लर्न कर सकते हो इनको लर्न करो, बार बार लर्न करो भाई। जो जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा हुआ ना, पासिंग मार्क्स की गारंटी देता हूँ मैं आपको, 6 के 6 चैप्टर्स मिलेंगे, ऐसी गारंटी है पासिंग मार्क्स की। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द हमारी नेक्स्ट वीडियो में।